हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स एंड पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, देखो आरबीआई ने अभी ड्राफ्ट गाइडलाइंस अपनी दी है फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो देखो ये ना लाइसेंसिंग पहले हुआ करती थी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आपको पता है एक टीयर होता है प्रॉपरली आपके बैंक्स का, जो अर्बन एरियाज़ में बेसिकली आपके ये बैंक वर्क करते हैं। एंड इनका क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स का देखो कॉन्सेप्ट क्यों आया था कि हमें अंडर सर्व्ड एरियाज़ में, वहाँ जहाँ पे बैंकिंग अभी भी नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पे हम पहुँच सके। तो ये क्या है, इनकी ना लाइसेंसिंग आपकी थोड़े टाइम के लिए रोक दी थी, वो अभी हम देखेंगे क्यों रोकी गई थी। तो अब क्या है, इसे आरबीआई दोबारा स्टार्ट करना चाहती है। ऑन टैप का मतलब है कि अब ना कोई ऐसे विंडो नहीं है स्पेसिफिक, जब मर्जी चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए। चलिए सबसे पहले यूसीबी लाइसेंसिंग देख लेते हैं। तो आरबीआई को ना पावर दी गई है अंडर योर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जैसे कि हम पैक्स नहीं पढ़ते हैं आपकी, है ना, उनको अलाउ कर सकते हैं कि आप रेगुलर बैंक्स की तरह काम करो। एंड इसमें जो भी एंटिटीज़ होंगी वो जैसे बैंक्स के नहीं सारे होते, डिपॉजिट्स लेना, लोन्स देना, सब कुछ वो कर सकती है। एंड इसका क्या है, बेसिकली देखो 1966 से यूसीबीज आपके आरबीआई के रेगुलेटरी सुपरविजन के अंतर्गत है। आपके होते तो देखो पहले से थे इंडिया में। देन 93 से 2001 में क्या है, आरबीआई ने बहुत ऐसे लाइसेंस बांटे। ठीक है, 2004 में फ्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि यूसीबीज़ को जो इन्होंने इतने लाइसेंस बांटे थे, लेकिन बहुत सारे यूसीबीज़ आपके फेल कर जा गए। ठीक है, फेल होने से क्या होता है, लोगों का पैसा डूब जाता है ना, डिपॉजिटर्स का। फिर जनवरी 2026 में आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर लेके आया कि हमें लाइसेंस रीओपन करनी है। और फाइनली अब आपके अगस्त में ड्राफ्ट गाइडलाइंस आरबीआई ने अनाउंस कर दी हैं फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग। चलो रीओपन क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो अभी भी हमें पता है कि ठीक है हम लोग बहुत आगे तक अपनी बैंकिंग सर्विस देने में बढ़ चुके हैं, पर अभी भी ग्रास रूट लेवल पे बैंकिंग सर्विसेज देना ज़रूरी है। और वहाँ पर ना लोगों को एक रिलेशनशिप फोकस दे चाहिए होता है, और वो आपके कोऑपरेटिव बैंक ही दे पाएंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ऑलरेडी उनसे बिल्ड होता है एक रिलेशन। चलिए क्राइटेरिया क्या रहेगा लाइसेंस के लिए, जो गाइडलाइंस में बताया है आरबीआई ने कि एक तो देखो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर उसको लाइसेंस चाहिए तो मिनिमम नेट वर्थ 300 करोड़ की होनी चाहिए और डिपॉजिट बेस 10,000 करोड़ का। इसके साथ साथ 10 साल से एटलीस्ट तो उनको ऑपरेशनल होना चाहिए। और आपकी जो उनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है पिछले 5 साल में तो बहुत अच्छी, मतलब प्रॉफिट होना चाहिए, बड़ी सॉलिड होनी चाहिए। देन जो CRAR रेशो है, यानी कि आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, वो एटलीस्ट 12% होनी चाहिए। आपका जो NPA है, ठीक है, नेट NPA, यानी कि आपने जितने भी प्रोविजंस किए हैं वो माइनस करके जो नेट NPA है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रायोरिटी दी जाएगी इसमें। चलिए आरबीआई अब क्यों रिस्टार्ट कर रहा है, एक तो हमने देखा कि इसलिए रिस्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको एक तो हमने देखा कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक जाना है। दूसरा क्या है, देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में 2020 में अमेंडमेंट्स हुई थी, आपको पता ही है ना, पता होगा अभी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। सो इसमें क्या है, इन अमेंडमेंट्स में ना आरबीआई को डायरेक्ट पावर मिल गई थी यूसीबी की मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट और रेजोल्यूशंस के ऊपर। इससे पहले ये इनकी नहीं होती थी, ये रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की होती थी, लेकिन वो आरबीआई को मिल गई। देन आरबीआई ने 2022 से यूसीबीज़ का ना 4 टियर सिस्टम भी बना दिया, साइज़ पे, हर चीज़ पे, कि किसको कितना ओवरसाइट हमें करना ज़रूरी है ताकि वो फेल ना करें। तो इससे भी उनको अब विश्वास जाग गया है। इसके साथ साथ जो सेक्टर वाइज NPAs हैं वो भी देखिए हमारे काफ़ी कम हुए हैं, पूरे बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें। एंड इसके साथ साथ आपकी नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी आपकी 2024 में सेटअप की गई थी, है ना। और वो क्या है, वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है आपके सारे कोऑपरेटिव बैंक्स को। नेक्स्ट है, आरबीआई ने टॉप टियर NBFCs, यानी कि जो अपर लेयर NBFC की कहलाती है, उसमें पहले 15 आपकी होती थी कंपनीज, अब वो बढ़ा के 17 इंस्टीट्यूशंस उन्होंने कर दिए हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27। तो 4 न्यू एडिशंस हुई हैं, जिसमें आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो ये 4 न्यू हैं, बाकी जो पिछले थी उनसे सेम ही रही हैं और कुछ उन्होंने हटा दिए। चलो ये ना क्या है, लेयर्स है ना, ये ना स्केल बेस्ड रेगुलेशन सिस्टम कहलाता है आरबीआई का। इसमें क्या है, आरबीआई ने ना 4 लेयर्स में बांटा हुआ है आपके सारे NBFCs को, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज को, क्योंकि इनको भी ना आपको आरबीआई को अलग अलग तरीके से कि इस पे ज़्यादा रेगुलेशन लगानी है, इस पे कम, क्योंकि भाई ये इतना ज़्यादा अपना एसेट बेस लेके बैठा है ना, तो आरबीआई ऐसे इन पे चेक रखती है। सबसे पहले है बेस लेयर, ये लीस्ट रेगुलेटेड होती है, इनको ज़्यादा नहीं आरबीआई ध्यान देता। तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs होती हैं बेसिकली, जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम का है।
एंड ये क्या है, ये बेसिकली आपकी पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर्स हो गए, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, जिसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। देन रेगुलेशन जो इसमें होता है बहुत कम, आपके कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स रहते हैं बाय आरबीआई। नेक्स्ट लेयर होती है मिडल लेयर, ठीक है, इसमें मॉडरेट सी रेगुलेशन रहती है। तो इसमें सारे आपके डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज आते हैं, कोई भी उनका एसेट साइज हो, ठीक है, वो इसमें आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो फर्स्ट बेस लेयर में तो जा ही नहीं सकते कभी भी। और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज इसमें कौन से आते हैं, जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं। देन आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गए, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, ये सब बेसिकली इसमें आती हैं। देन ये क्या है, ये सबसे बड़ा सेगमेंट है अगर हम बात करें, अभी सबसे बड़ी लेयर है आरबीआई की, 64.6% जो इंडिया के एनबीएफसीज हैं वो इसमें आते हैं। देन अपर लेयर होती है, जिसकी अभी हमने बात भी की ना, तो उसमें आपके बढ़ाया गया है नंबर, तो उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रहती है। इसमें आपके सारे टॉप परफॉर्मिंग एनबीएफसीज आते हैं जो आरबीआई चूज़ करता है बेस्ड ऑन द रिस्क पैरामीटर्स, और इनका एसेट साइज भी यूजुअली 1 लाख करोड़ या उससे ऊपर होता है, तो काफ़ी बड़ा नंबर है। एंड इसमें टाटा सन्स, बजाज फाइनेंस, अभी हमने पीछे देखी वो सारी ऑर्गेनाइजेशन है, 17 आपका इसका नंबर हो गया है। और जैसे बैंक्स पे पूरा स्ट्रिक्ट रहता है ना आरबीआई, वैसे ही इस वाली लेयर पे वो रहता है। देन आपकी ना एक और होती है टॉप लेयर, इसमें तो मतलब ये बिल्कुल इमरजेंसी लेयर है, इसमें तो आरबीआई कहता है भाई बस अब तुम तो हमारी ही छत्र छाया में आ जाओ। इस लेयर अभी ये एम्प्टी है, क्योंकि अभी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी है एनबीएफसी को इसमें डालने की, लेकिन अगर आरबीआई को लगता है कि कोई भी अपर एनबीएफसी है जो फेल हो सकती है, तो उसको ये इसमें डाल देते हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई ने देखो पोस्टपोन कर दिया है ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ अपडेटेड रूल्स ऑन लोन रिकवरी एंड एंगेजमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट्स। तो पहले क्या था, उन्होंने कहा था कि जो भी हमने डायरेक्शंस दी है ना, वो अक्टूबर 1 तक आपको अप्लाई करनी है, 2026 तक। अब वो बढ़ा के उन्होंने जनवरी 1, 2027 कर दिया है। तो क्या रूल्स हैं मेजर देख लेते हैं। एक तो देखो कॉल्स और विजिट्स का रूल है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि कोई भी रिकवरी एजेंट अगर बैंक हायर करता है ना, तो वो अगर कॉल है या उसको फिजिकली विजिट करना है, तो 8 AM से 7 PM के बीच में ही आप कर सकते हो। उसके साथ साथ लेंडर्स जो हैं उनको बोरोवर्स को एक दिन पहले बताना पड़ेगा कि रिकवरी एजेंट आपको मिलने आएगा। एंड जो भी रिकवरी रिलेटेड फ़ोन कॉल्स हैं वो रिकॉर्डेड होने चाहिए और फाइल में आपको बना रखने हैं फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। देन कोई भी फाइनेंस डिवाइसेस का अगर केस है, मैं समझ गई ना, ये लोग जो स्मार्टफोन्स के लिए, टेबलेट्स, ये लैपटॉप वगैरह के लिए लेते हैं ना लोन, तो उनको क्या कहा गया है कि आपका अगर 30 डेज तक कोई भी ओवरड्यू रहता है, तो आप कोई भी लॉक उनके डिवाइस पर नहीं लगाओगे। तो ना क्या करते हैं बैंक, पीछे से लॉक कर देते हैं, डिवाइस को ही लॉक करवा देते हैं। 30 to 60 डेज ओवरड्यू है तो पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस आप कर सकते हो। 60 डेज से ओवरड्यू हुआ है लोन का तो कंप्लीट डिवाइस लॉक कर सकते हैं लेंडर्स। और लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, चाहे आप कंप्लीट लॉक कर रहे हो, लेकिन आपको तब भी इनकमिंग कॉल अलाउ करनी है, एसएमएस मैसेजेस और इमरजेंसी एसओएस सर्विसेज तो देनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन एंड कंप्लायंस। तो कोई भी रिकवरी एजेंट अगर हायर करती है कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी, तो उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके लिए लेंडर्स जो हैं उनको कहा गया है कि आपको 1 ईयर का ट्रांजिशन विंडो दे दिया गई है। तो जनवरी 1, 2027 से जब से ये लागू होगा, तो उसके 1 साल के अंदर आपको फुल इसको कंप्लाई करना है। चलिए, कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं जो देखो रिकवरी अब सिर्फ रिकवरी एजेंट्स तो करते ही नहीं है, बैंक के देखो एम्प्लॉयज़ भी जाते हैं, स्टाफ भी जाते हैं, तो उन पर ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो उनकी रेगुलर जॉब ड्यूटीज़ में आता है। इसके साथ साथ एजेंट्स और स्टाफ है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलर पीरियोडिक ईएमआई पेमेंट्स लेना है फ्रॉम नॉन डिफ़ॉल्टिंग या रूटीन अकाउंट से, क्योंकि होता है ना कि वो लेकर आते हैं जाके तो हर किश्त, तो उनको पर भी अप्लाई नहीं होगा। और अगर कोई भी लीगल प्रोफेशनल और लॉ फर्म्स हैं जिनको लेंडर्स ने हायर किया है टू इशू लीगल नोटिसेस, तो उन पर भी ये अप्लाई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है मुथूट फिनकॉर्प जो है उन्हें परपेचुअल ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 2 AD2 का लाइसेंस मिल गया है फॉर फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आरबीआई। सो अब कंपनी जो है अपने फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज को एक्सपैंड कर सकती है। तो याद है ना हमने एडी की तीनों आपकी पिछली क्लास में 1 to 3 कैटेगरीज की थी, नहीं पता है तो पिछली क्लास देख लेना जाके। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है उन्हें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी से अप्रूवल मिल गया है टू ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज आउट ऑफ इट्स ब्रांच इन गिफ्ट सिटी गुजरात। तो अब वो क्या क्या वेल्थ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ग्लोबल लेवल के दे सकते हैं टू बोथ इंडियन रेजिडेंट्स एंड ओवरसीज क्लाइंट्स, क्योंकि ये तो है ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है ना। स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है ना, एक बात याद रखना, ये फर्स्ट फॉरेन बैंक था जिसने गिफ्ट सिटी में अपनी ब्रांच खोली थी 2020 में। और
करंटली 50% मार्केट शेयर होल्ड करता है अमंग रीजनल ट्रेजरी सेंटर्स ऑपरेटिंग देयर। एंड देखिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है ना इंडियन बैंक नहीं, फॉरेन बैंक है, 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। उससे पहले ना ये अलग थे, आपका स्टैंडर्ड बैंक अलग था, चार्टर्ड बैंक अलग था, है तो इंडिया में बहुत पहले से अलग नाम से आपका चार्टर्ड बैंक। पर अगर मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करूँ, ये मर्ज होके 1969 में आपके बने थे। हेडक्वार्टर्ड है ये लंदन में, इंडिया में इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। और बैंक के करंटली इंडिया और साउथ एशिया के लिए सीईओ हैं पीडी सिंह जी। नेक्स्ट है इंडियन बैंक सैंक्शंस 500 करोड़ एमएसएमई लोन्स ऑन 120th फाउंडेशन डे। तो इंडियन बैंक के अलग से बैंक का नाम है, ठीक है। सो उनका 120th फाउंडेशन डे उन्होंने मनाया है, जिसमें उन्होंने एमएसएमई यानी कि आपके मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन्स दिए हैं। एंड इसमें क्या है, उन्होंने बहुत अच्छे से पेपरलेस प्रोसेसिंग की है, काफ़ी अप्रूवल्स दिए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने यूनिफाइड एमएसएमई पोर्टल भी लॉन्च किया है इस उपलक्ष्य में। चलो इंडियन बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अगस्त 15 1907 को ये बना था बैंक आपका, तभी आपके 120 ईयर्स इसको अब पूरे हो गए हैं। देन स्वदेशी मूवमेंट चला था बेसिकली ना उस टाइम के, हमारा अपने देश का सब कुछ होना चाहिए। तो आपके फेमस जो उस टाइम लीडर्स थे, वी कृष्ण स्वामी अय्यर जी, रामास्वामी शेतियार जी, उन्होंने ये खोला था और उसका हेडक्वार्टर है आपका चेन्नई तमिलनाडु में। करंटली इसके एमडी सीईओ श्री विनोद कुमार जी हैं और उसकी फेमस टैगलाइन है योर ऑन बैंक या फिर आपका अपना बैंक। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने देखो मैंडेटरी इंश्योरेंस होता था ना जो न्यू कार्स और बाइक्स के लिए, वो बढ़ा दिया है 1 साल से। तो अब जो नई गाड़ियाँ आप लेते हो ना, उसमें क्या है 4 इयर्स का आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना होगा। पहले ये 3 इयर्स का होता था थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, अब आपको 4 का मैंडेटरी कराना है। और 2 व्हीलर्स के लिए 6 इयर्स हो चुका है, पहले ये 5 साल होता था। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, इसमें ना इंश्योरेंस पॉलिसी में एक प्रोविज़न होता है कि कोई भी अगर आपके गाड़ी या आपकी बाइक की वजह से किसी और को नुकसान हो जाता है, डेथ हो जाती है, कुछ भी, तो वो पॉलिसी में कवर्ड होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करेगी। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा गया है कि अभी एकदम बस जैसे ही ऑर्डर पास हुआ ये रूल्स आपके लागू हो जाने चाहिए। इसके साथ साथ ना एक आइडिया भी दिया कोर्ट ने, ठीक है, ये आइडिया है तभी मैंने इसको हाईलाइट किया है, नो इंश्योरेंस नो फ्यूल। तो उन्होंने कहा मानो इसके बावजूद भी कोई नहीं फॉलो करता ना, तो कोर्ट ने IRDAI और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को कहा कि आपने देखो अगर पेट्रोल पंप्स उन्हें डिनाई कर सके। तो एक तरह से उन्होंने एक आइडिया उनको दिया है। नेक्स्ट है कैबिनेट ने देखो गोवर्धन स्कीम अप्रूव की है। स्कीम तो पहले से थी लेकिन अब इसका टाइम पीरियड बढ़ाया है और इसको एलोकेशन दी है। सो 23,731 करोड़ रुपीज़ की एलोकेशन इससे दी गई है। तो गोवर्धन का फुल फॉर्म है आपका गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। 2018 में ओरिजिनली ये लॉन्च हुई थी स्कीम अंडर योर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है। इसमें यह होता है तो कोई भी आपका एनिमल रेजिड्यू, उनका डंग, कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, उसको बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता था या मैन्योर में। अब इसका ना फ्रेमवर्क बिल्कुल ही उन्होंने बदल के निकाला है और स्कीम को ना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत ये इसे ले आए हैं। और अब इसका पीरियड ना 26-27 से लेके 35-36 10 साल के लिए इन्होंने इसे लॉन्च किया है। गोल्स क्या इसमें रहेंगे, क्लीन एनर्जी को हम बढ़ाए हैं ना, कंप्रेस्ड बायोगैस बनती है बेसिकली, और उसके जो उत्पादन है उसे 10 फोल्ड बढ़ाना चाहता है इंडिया। और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी लाना चाहता है कि वो CBG प्लांट्स लगाएं। और बायो इकोनॉमी तो देखो हम चाहते ही हैं ना बढ़ावा देना, मैन्योर आपके बायो फर्टिलाइजर्स बने। 6 पिलर्स हैं बेसिकली इसके अंतर्गत जो सरकार ने बताए हैं। पहला है गारंटेड बायर्स। सो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं उनको CBG अपना मिक्स करना होता है, लीगली उनको रिक्वायर्ड है, इनटू रेगुलर नेचुरल गैस फॉर व्हीकल्स एंड होम्स। एंड इसके लिए उनके फाइनेंशियल ईयर 26-27 में सरकार ने कहा कि 3% आपका मैंडेटरी टारगेट है, 4% आपको 27-28 तक करना है, मिलाना है, और 5% 28-29 ऑनवर्ड आपको नेचुरल गैस में मिलाना है CBG। नेक्स्ट है जो पिलर वो है फिक्स्ड प्रेडिक्टेबल प्राइसिंग। सो प्रोड्यूसर्स को एक फिक्स्ड प्राइसिंग मिलेगी। सो सरकार ने कहा है कि 10 साल के लिए 2110 रुपीज़ पर आपको MMBTU मिलेगी प्राइसिंग। एंड फाइनेंशियल ग्रांट्स भी सरकार हेल्प करेगी। सो 2 करोड़ पर टन पर डे, ठीक है। सो सपोर्ट जो कैपेसिटी में है वो सरकार देगी टू हेल्प बिल्ड न्यू CBG प्लांट्स और अपग्रेड एग्जिस्टिंग वंस, अगर आप इतना करते हो। देन पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सपोर्ट दिया जाएगा, आपकी पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी, गैस पाइपलाइंस, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसकी कम हो जाएगी। देन इजी क्रेडिट एंड लोन गारंटीज, तो जैसे सरकार ने कहा है हम फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे लेकिन आपको उसके ऊपर अगर लोन चाहिए, सो 85% लोन गारंटी भी आपके MSMEs के लिए सरकार देगी। देन
आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल इनोवेशन के लिए इकोसिस्टम चैलेंज फंड भी सरकार ने लॉन्च किया है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिससे आपकी वेस्ट अवेलेबिलिटी हो सके, है ना, इन प्लांट्स को देना भी तो है, कलेक्शन उसकी हो सके एंड एडवांस कन्वर्जन टेक्नोलॉजी ये डिस्ट्रिक्ट्स फॉलो करें, उसके लिए भी एक चैलेंज फंड सरकार लेकर आई है। नेक्स्ट है स्क्वाड्रन लीडर भावना कांजी जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट वुमेन फाइटर कॉम्बैट लीडर बन गई हैं। तो भावना कांजी जो हैं वो फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बनी है इंडियन एयरफोर्स की, क्योंकि उन्होंने अभी आपका फाइटर कॉम्बैट लीडर का कोर्स कंप्लीट किया है एट द टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो ग्वालियर में है। सो ये जो है ये बेसिकली एक स्कूल है आपके इंडियन एयरफोर्स का, जिसमें सिर्फ टॉप 1% पायलट्स आते हैं और 20 वीक एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। देखो 2016 में ना भावना कांजी कमीशन हुई थी एज इंडियाज फर्स्ट 3 फीमेल फाइटर पायलट्स, और उसके बाद वो MiG-21 बाइसन उड़ाती थी और उनके बाद उन्हें ट्रांजिशन कर दिया गया था टू सुखोई Su-30 MKI, और अब वो फर्स्ट विमेन पायलट बनी थी उस टाइम टू क्वालिफाई फॉर डे टाइम कॉम्बैट मिशंस इन 2019। तो बहुत हमारे लिए फ़ख्र की बात है। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स होम ग्रोन अग्नि-4 मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ चांदीपुर ओडिशा। तो ये आपका टेस्ट स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने DRDO के साथ मिलके किया है। एंड देखिए 2 स्टेज लैंड बेस्ड मिसाइल है, इसे सॉलिड फ्यूल से पावर किया जा सकता है, और ये जो है ये बेसिकली अप टू 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है और 1000 किलोमीटर का पेलोड लेके जा सकती है। देन अग्नि-4 है ना, तो ऐसे 4000 किलोमीटर ऐसे याद कर लिया करो। इसका जो वेट है वो 17,000 kgs का है, 20 मीटर लॉन्ग ये है और 1.2 मीटर है इन डायामीटर। नेक्स्ट है इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा जी जो हैं उन्होंने अपना फर्स्ट सेंट लुई रैपिड एंड ब्लिट्ज टाइटल जीता है जो आपका मिसौरी USA में हुआ था। एंड उन्होंने देखिए फर्स्ट प्लेस इसमें हासिल की है और इसे होस्ट किया था सेंट लुई चेस क्लब ने, और ये बेसिकली आपकी 4th लेग होती है ऑफ प्रेस्टिजियस ग्रैंड चेस टूर। देन नेक्स्ट है नीति आयोग ने अभी देखिए एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, तो कई बार ना एग्जाम में रिपोर्ट का नाम दे के पूछ लेते हैं किसने रिलीज़ की है, ठीक है। सो उसका टाइटल है री इमेजिनिंग केयर स्ट्रैटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत @ 2047। सो इसके गोल्स क्या हैं, बेसिकली इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि हमें जो आपके केयर गिवर्स क्वालिटी ऑफ केयर कैसे इम्प्रूव करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए कैसे क्रिएट करें, ठीक है। तो इसमें क्या है, उन्होंने बेसिकली कहा कि एक नेशनल पॉलिसी ऑन केयर गिविंग आप बनाइए, नेशनल केयर गिवर काउंसिल आप सेटअप कीजिए जिसमें उनको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दी जा सके, उनको सर्टिफिकेशन मिले, और एक नेशनल रजिस्ट्री ऑफ केयर गिवर्स भी बनाइए। नेक्स्ट है शाहरुख खान नेम्ड इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी एज पर क्रॉल रिपोर्ट 2025। तो ये रिपोर्ट आपकी एक एडवाइजरी फर्म है क्रॉल, वो लेकर आती है। एंड ये क्या है आपका, बेसिकली इसमें उन्होंने कहा है कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को इन्होंने किया है रैंक, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है शाहरुख खान जो हैं उनको टॉप स्पॉट दिया है एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूड एट $177.9 मिलियन। उसके बाद रैंक 2 आपका मिला है रणवीर सिंह को, 3rd मिला है विराट कोहली को, 4th मिला है सचिन तेंदुलकर जी को, 5th मिला है MS धोनी जी को। और इस रिपोर्ट्स में क्या है, तो टोटल ब्रांड वैल्यू जो इंडिया के टॉप 25 सेलिब्स की मिला के बैठती है वो $2 बिलियन की बैठती है। एंड टॉप फीमेल सेलिब्स आपकी कौन सी रही हैं, सो आलिया भट्ट हैं जो 6th रैंक पे हैं, एंड दीपिका पादुकोण आपकी 7th रैंक पे हैं। देन फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो है आपकी, सो कोई भी देखिए टॉप 5 में तो हमने देख लिया नहीं है, लेकिन आपकी टॉप 25 में 12 विमेन हैं, तो ये पिछले साल से बड़ा है आपका। नेक्स्ट है इंडियाज पवन हंस लिमिटेड साइंड एन इनिशियल एग्रीमेंट विद नॉर्वेज न्योमी एयरस्पेस टू एक्सप्लोर इको फ्रेंडली एविएशन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक सी प्लेन्स। तो कंपनी आपस में देखो नॉलेज शेयर करेगी, वर्कशॉप्स करेगी और मिलकर आपके लिए बनाएगी इलेक्ट्रिक सी प्लेन्स। नेक्स्ट है बजाज जनरल इंश्योरेंस ने MOU साइन किया है विद स्विस री कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस, द बिजनेस इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ स्विट्जरलैंड बेस्ड स्विस री ग्रुप। तो इन्होंने क्यों साइन किया है, टू वर्क टुगेदर टू एक्सपैंड कमर्शियल इंश्योरेंस ऑप्शंस इन इंडिया। नेक्स्ट है SBI लाइफ इंश्योरेंस ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ आपका साइन किया है पार्टनरशिप टू सेल एंड सर्विस SBI लाइफ प्रोडक्ट्स थ्रू जम्मू एंड कश्मीर बैंक्स नेशनल ब्रांच नेटवर्क, ठीक है। सो बेसिकली अब क्रॉस सेलिंग इसमें ये की जाएगी। नेक्स्ट है लोहिया एरोस्पेस सिस्टम्स जो है उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है विद इजरायली फर्म मैसिविट टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल लार्ज स्केल 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी इन कानपुर उत्तर प्रदेश। तो $8 से $10 मिलियन की लागत के साथ ये बनाई जाएगी।
चलिए अब पोस्टिंग्स अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। तो ग्लोबल लेवल पर भी देखो कुछ इंडिया की अपॉइंटमेंट्स रहती हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हमारे जो राहुल जैन जी हैं, जो 2005 बैच के आईएएस हैं, उन्हें सीनियर एडवाइज़र टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया की तरफ से बनाया गया है फॉर 3 ईयर्स। देन एशियन डेवलपमेंट बैंक में बालदियो पुरुषार जो 2002 बैच के आईएएस हैं, उनको सीनियर एडवाइज़र टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है एडीबी, जो आपका मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है। तो वहाँ पर वो काम करेंगे फॉर 3 ईयर्स। देन आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में सत्यजीत मोहंती जी को इंडिया का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है फॉर 3 ईयर्स। नेक्स्ट है एयर इंडिया ने तेवोल्दो गेब्रेमेरियम जी को आपके नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है एयर इंडिया ग्रुप का। सो पहले ये इथोपियन एयरलाइंस ग्रुप को हेड करते थे, और ये क्या है, इन्होंने किसको सक्सीड किया है, इससे पहले कैम्बेल विल्सन उनके सीईओ थे। देन गेब्रेमेरियम जो हैं, इससे पहले उन्होंने 2011 से 2022 तक इथोपियन एयरलाइंस हेड किया, तो काफ़ी लंबा टाइम है उनका और उसे काफ़ी प्रॉफिटेबल बनाया है। देन एयर इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1932 में बना था, जे.आर.डी. टाटा जी ने बनाया था, हेडक्वार्टर्ड है गुरुग्राम में, और फिर इसको सरकार ने ले लिया था और टाटा सन्स ने रीएक्वायर किया है 2022 में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने आपका सर्विस टेन्योर एक्सटेंड किया है फॉर कैबिनेट सेक्रेटरी टी.वी. सोमनाथन जी। सो ये हाईएस्ट रैंकिंग ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन है इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत, और अगस्त 2024 से वही हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। और इसके साथ साथ आपके यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन जी को भी 1 ईयर एक्सटेंशन दिया गया है। नेक्स्ट है इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जी, जो डायरेक्टर हैं अभी आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की बेंगलुरु में। उनको कोसपार विक्रम साराभाई मेडल 2026 से नवाजा गया है फ्लोरेंस इटली में फॉर प्रमोटिंग स्पेस रिसर्च इन डेवलपिंग नेशंस। तो वो फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट बनी हैं और ग्लोबली 3rd वुमेन बनी है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और इंडिया से वो 4th साइंटिस्ट बनी है। इससे पहले UR राव जी को 96 में मिला था, गुरबख्श सिंह लखीना जी को 2014 में, और अनिल भारद्वाज जी को 24 में। देन ये जो अवार्ड है 1990 से दिया जाता है, और ये विक्रम साराभाई जी जो इसरो के फाउंडर हैं उनके ऑनर में दिया जाता है। और इसे क्या है, हर 2 साल में एक बार कोसपार देता है। कोसपार आपका एक इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो UN से कनेक्टेड है, और इसरो, ये दोनों मिला के ये अवार्ड देते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर DY पाटिल, जो बहुत फेमस एजुकेटर, आपने सुना भी होगा, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी, और ये पहले गवर्नर भी फॉर्मर रह चुके हैं ऑफ त्रिपुरा एंड बिहार। उनकी अभी डेथ हुई है वो एट द एज ऑफ 19, कोल्हापुर महाराष्ट्र। तो उन्हें दादा या फिर शिक्षा महर्षि भी कहा जाता था, क्योंकि काफ़ी उन्होंने देखो आपके काम किया एजुकेशन में। देन उन्होंने 83 में आपका DY पाटिल ग्रुप बनाया था, जिसके बहुत सारे आपके ना इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स भी काफ़ी कुछ है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ देखिए उन्हें पद्मश्री भी दिया था, जो इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन 1991। तो एग्जाम में ना कभी कभी पूछ लेते हैं कि इन्हें कौन सा अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट चलो अब आपके डेज हम कवर करते हैं। सबसे पहले है नेशनल जैवलिन डे, जो हर साल आपका अगस्त 7 को मनाया जाता है। अब मैंने जैवलिन बोला है तो नीरज चोपड़ा जी का तो नाम आएगा ही, है ना। तो ये उसी के उपलक्ष्य में बनाया गया था कि उन्होंने हिस्टोरिक गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता था इन टोक्यो 2020 ओलंपिक्स। तो वो अगस्त 7, 2021 को जीता था, तो इसीलिए उस दिन को नेशनल जैवलिन डे बनाया बाय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है नेशनल हैंडलूम डे, ये भी हर साल अगस्त 7 को बनाया जाता है। 2015 में इसे डिक्लेयर किया गया था। क्यों डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि देखिए इसी दिन ना आपकी स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई थी ऑन अगस्त 7, 1905। तो उसमें यही था ना बेसिकली आपका कि हम कुछ भी फॉरेन का नहीं लेंगे, हम सब कुछ इंडिया का, अपनी कंट्री का लेंगे, मेक इन इंडिया आपका पहले टाइम का। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था इस दिन को, और इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर अगस्त क्रांति डे जिसे हम बोलते हैं। अगस्त 8 को हर साल बनाया जाता है। ये क्या है, ये बेसिकली आपका 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। इसमें क्या है, उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश राज बिल्कुल इंडिया से ख़त्म करो, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था वो फेल हो गया था। एंड इससे बेसिकली आपका अगस्त 8, 1942 को ये लॉन्च हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट, इसलिए इसे बनाया जाता है। और इसमें बेसिकली इसका पर्पस क्या है, जो भी देखिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इतने सेक्रीफाइस किए हमें आज़ादी दिलाने के लिए, उनको याद करने के लिए किया जाता है। इसे इस्टेब्लिश किसने किया था, यानी आपके क्विट इंडिया दिवस को, सो महात्मा गांधी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मिलकर किया था। देन है नागासाकी डे, ये हर साल अगस्त 9 को मनाया जाता है, और इसे गवर्नमेंट ऑफ जापान ने इस्टेब्लिश किया था।
इसमें क्या है बेसिकली, देखिए अगस्त 1945 को यूएसए ने फैट मैन आपका बॉम्ब गिराया था, न्यूक्लियर बम था नागासाकी पे, तो उसके लिए उसको विक्टिम्स को याद करने के लिए ये दिन बनाया गया है। चलिए लास्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल या वर्ल्ड ट्राइबल डे जिसे हम बोलते हैं, अगस्त 9 को हर साल मनाया जाता है, 95 से मनाया जाता है। और ये क्या है, क्योंकि देखो इसी दिन ना अगस्त 9 1982 में यूएन का वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन पहली बार मिला था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। थीम है इस साल की ऑनरिंग इंडिजिनियस मिडवाइफ सेफ गार्डिंग लाइफ एंड वेल बींग। देन इसके लिए इस्टेब्लिश करने के लिए ना आपके यूएनजीए ने रेजोल्यूशन पास किया था दिसंबर 1994 में। चलिए अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, कंफ्यूज हो क्या करना है ना, कंफ्यूजन तो होती है कि इतना सारा सिलेबस देख के एक बारी को तो झटका लग जाता है ना, पढ़ना कैसे है। सो आरबीआई की तैयारी कर रहे हो उसके लिए हम लोगों ने देखो आपके लिए केटेड कोर्स निकाला हुआ है, आरबीआई ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम। बैंक की कर रहे हो तो बिगनर टू बैंकर कोर्स, दोनों में आपको आशुतोष सर द्वारा गाइडेंस मिलती है, उन्होंने बैंकिंग पेपर्स क्लियर किए हुए हैं, तो वो आपको अच्छे से समझा पाते हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो इन कोर्स को आप अगर और जानना चाहते हैं इनके बारे में, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स गिवन है, आप लिंक्स जाकर देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। उसके बाद भी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी गिवन है, आप बेझिझक उस पर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपकी हर जो आपका दिक्कत है उसे सॉल्व करेंगे।